हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे रेलोकेशन डीड के बारे में, यानी कि रिलीज डीड के बारे में कि रेलोकेशन डीड है क्या और इसे किस प्रॉपर्टी पे बनवाया जाता है और इसे बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और इसे बनवाने के लिए क्या गवर्नमेंट की स्टैंप ड्यूटी लगेगी। दोस्तों, रेलोकेशन डीड से रिलेटेड और भी बहुत सारी जानकारी मैं आपसे शेयर करूंगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आइए चलते हैं आगे। हेलो दोस्तों, माई डॉट इन में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम डिस्कस करते हैं लोन्स और फाइनेंस रिलेटेड हर एक जानकारी के बारे में। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको लोन्स और फाइनेंस रिलेटेड हर एक जानकारी आसानी से इंस्टेंटली मिल सके। दोस्तों, रेलोकेशन डीड, रिलीज डीड यानी कि त्याग पत्र क्या है। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति की डेथ बिना किसी परिवार के व्यक्ति के नाम पे विल किए बगैर हो जाती है तो उस परिवार के ब्लड रिलेशन के जो भी पर्सन हैं उस प्रॉपर्टी पे अपना मालिकाना हक जताने के लिए और उसमें अपना मालिकाना हक छोड़ने के लिए जिस लीगल डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है उसे रिलीज डीड, त्यागपत्र, रेलोकेशन डीड कहा जाता है। दोस्तों, यानी कि किसी पेरेंटल प्रॉपर्टी में एक को ओनर दूसरे को ओनर के लिए अपना हिस्सा छोड़ देता है। उस हिस्से को छोड़ने के लिए जो डीड बनाई जाती है उसे रिलीज डीड, रेलोकेशन डीड या हिंदी में त्यागपत्र कहा जाता है। आइए जान लेते हैं कि ये किस प्रॉपर्टी में बनाई जाती है। दोस्तों, रेलोकेशन डीड उसी प्रॉपर्टी में बनाई जा सकती है जो पेरेंटल हो, यानी कि रेलोकेशन डीड के लिए यह जरूरी है कि जो व्यक्ति अपना हिस्सा छोड़ रहा है उसे ये प्रॉपर्टी विरासत में मिली हो, यानी कि जिस व्यक्ति ने मूल रूप से यह प्रॉपर्टी खरीदी हो उसने अपने मरने से पहले किसी भी प्रकार की कोई विल या कोई वसीयत ना बनवाई हो और इस प्रॉपर्टी में हिस्सा जताने वाले एक से ज़्यादा व्यक्ति हो तभी इस डीड को बनवाया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए राम अपनी बीवी, 2 बच्चे और एक बेटी के साथ रहता था। राम की अचानक डेथ हो गई और वो डेथ से पहले किसी भी प्रकार की कोई विल या वसीयत करके नहीं गया। तो इस दौरान राम की बीवी और उसके 2 बच्चे, 2 लड़के और उसकी बेटी उस मौजूदा प्रॉपर्टी के लिए क्लेम कर सकते हैं, वो रिलीज डीड करवा सकते हैं। इसी दौरान राम की बीवी चाहती है कि वो अपना शेयर अपने दोनों बेटों के नाम पे कर दे और राम की बहन चाहती है कि वो अपना शेयर अपने दोनों भाइयों के नाम पे कर दे। तो इस दौरान रिलीज डीड के अंदर राम की बीवी अपना शेयर यानी कि अपना 25% अपने दोनों बेटों के फेवर में कर देगी और राम की बेटी अपने हिस्सा अपना 25% दोनों भाइयों के नाम पे कर देगी। यानी कि उस प्रॉपर्टी में जहां 25% हर एक के हिस्से में आना था, उसी दौरान इन दोनों का अपना हिस्सा छोड़ने से यानी कि रेलोकेशन डीड के थ्रू ये माँ बेटी का हिस्सा भी बेटों को मिल जाएगा और बेटों के नाम पे पूरी प्रॉपर्टी 50-50 के यहाँ पे हो जाएगी। ये बेनिफिट होता है रेलोकेशन डीड का। और रेलोकेशन डीड सिर्फ पेरेंटल प्रॉपर्टी में बन सकती है और ये तभी बन सकती है इस प्रॉपर्टी को क्लेम करने के लिए एक से ज़्यादा हिस्सेदार हों। यदि किसी व्यक्ति का सिर्फ इकलौता बेटा ही है और बीवी है तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। इंडियन लॉ सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट के दौरान रिलीज डीड को, रेलोकेशन डीड का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के इस डीड की कोई वैल्यू नहीं है। दोस्तों, रेलोकेशन डीड की वैल्यू एक सेल डीड और एक गिफ्ट डीड के बराबर है। यह भी एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर का लीगल डॉक्यूमेंट की मान्यता प्राप्त करता है प्रॉपर्टी लॉ में। अब आप कहेंगे कि गिफ्ट डीड और सेल डीड के बराबर जब इसकी वैल्यू है तो फिर गिफ्ट डीड और सेल डीड क्यों ना करें, रेलोकेशन डीड ही क्यों करें। दोस्तों, गिफ्ट डीड तब करी जाती है जब आप किसी प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर रहे हैं और सेल डीड तब करी जाती है जब किसी आप आउटसाइडर से प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं। लेकिन ब्लड रिलेशन में जब भी कोई प्रॉपर्टी बिना किसी बिल के बिहार पे डिवाइड होती है तो वो रेलोकेशन के थ्रू ही डिवाइड होती है। और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, सेल डीड में भी मार्केट के सर्कल रेट के हिसाब से स्टैंप ड्यूटी चार्ज होती है और गिफ्ट डीड में भी मार्केट के सर्कल रेट के हिसाब से स्टैंप ड्यूटी चार्ज होती है। लेकिन रेलोकेशन डीड में आपको उतने स्टैंप ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ती। इसमें नॉमिनल से चार्जेस होते हैं। जस्ट लाइक जैसे किसी आप
वसीयत को, विल को रजिस्टर्ड कराते हैं उतने चार्जेस। अब मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे अगर आप किसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराते हैं, सेल डीड कराते हैं, तो उसमें अगर आपको 1 लाख रुपए की स्टैंप ड्यूटी पड़ रही है और गिफ्ट डीड कराते हैं तो भी उसमें 1 लाख रुपए की स्टैंप ड्यूटी पड़ रही है, और वहीं अगर आप रेलोकेशन डीड कराते हैं यानी कि रिलीज डीड कराते हैं तो आपका खर्चा मात्र 5 से 10 हज़ार के बीच आएगा एरिया और सर्कल रेट के हिसाब से। और गिफ्ट डीड कर लेके अगर कोई भी आपकी क्वेरी है, कुछ भी है, तो ऑलरेडी मैंने गिफ्ट डीड पे एक वीडियो बना रखी है जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप आसानी से उसको देख के अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, रेलोकेशन डीड बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है? सबसे पहले तो आपको एक सर्वाइविंग मेंबरशिप सर्टिफिकेट यानी कि लीगल हायर डॉक्यूमेंट बनाना कंपलसरी है। अगर आप लीगल हायर डॉक्यूमेंट नहीं बनाते हैं तो फ्यूचर में आपको लोन्स लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा लीगल हायर डॉक्यूमेंट्स के लिए यानी कि सर्वाइविंग मेंबरशिप सर्टिफिकेट के लिए? उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप आसानी से देख सकते हैं। अब जान लेते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। इसमें जो व्यक्ति सर्वाइविंग मेंबरशिप सर्टिफिकेट के बिहाफ पे उसके प्रॉपर्टी के ओनर हैं उन सबकी 2-2 फोटोज, उनके ID प्रूफ, रेजिडेंस प्रूफ, साथ में जिस प्रॉपर्टी के ऊपर रिलेटेड बननी है, जिस प्रॉपर्टी की रिलेटेड बननी है उस पूरी प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन विद बैक चेन के साथ, और 2 विटनेस की जरूरत पड़ेगी। और साथ में ही यह रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया है इसमें नॉमिनल से चार्जेस लगते हैं। दोस्तों, रेलोकेशन डीड करने के लिए जो व्यक्ति अपना शेयर छोड़ता है, अगर पैसे का कोई भी लेन देन उनका डीड के बाहर होता है तो वो बेस्ट है। इस डीड के अंदर किसी भी तरीके का पैसे का लेन देन मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। आप आउटसाइडर भी लेन देन करके इसमें आराम से अपना शेयर छोड़ सकते हैं। ये तो हो गया इसका बेनिफिट। अब जान लेते हैं कि रेलोकेशन डीड होने के बाद यानी कि रिलीज डीड होने के बाद आपको क्या क्या राइट्स मिल सकते हैं। दोस्तों, रेलोकेशन डीड भी एक सेल डीड और गिफ्ट डीड की तरह वैल्यूएबल लीगल डॉक्यूमेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, रेलोकेशन डीड होने के बाद जिस पर्सन के फेवर में वो रेलोकेशन डीड हुई है वो उस प्रॉपर्टी का लीगल ओनर बन जाता है, और वो सीधे रेलोकेशन डीड के बाद उसके पास सीधे राइट्स है उस प्रॉपर्टी पे अपनी ऑनरशिप जाहिर करने की, और फ्यूचर में वो उस रेलोकेशन डीड के बिहाफ पे किसी बैंक से आसानी से लोन ले सकता है। रेलोकेशन डीड की वही वैल्यू रहेगी जितनी की एक सेल डीड की वैल्यू रहती है। दोस्तों, रेलोकेशन डीड और गिफ्ट डीड में क्या अंतर है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, और रेलोकेशन डीड से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मुझे खुशी होगी उनके आंसर देने में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आपको लोन और फाइनेंस से रिलेटेड हर एक जानकारी इजीली मिल सके। धन्यवाद। जय भारत।